हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। तो गाइज आज बात करने वाले हैं हम सनातन काल के बारे में। उससे पहले मैं बताता हूँ आपको ओवरव्यू कैसे होने वाला है, आपको क्या क्या कौन कौन से वंश पढ़ने हैं और कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है ना। अब कई यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही रट्टा लगवाने की कोशिश करी जा रही है, ऊपर ऊपर का बताया जा रहा है। जो देखो कि आपको समझ आया था तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से पढ़िए। देखिए मैं फुल डिटेल में बताऊंगा अभी वीडियो, लेकिन जो हिस्ट्री होती है ना उसमें एक एक बात पता होनी जरूरी होती है और थोड़ी टिप्स चलती है ना। देखो याद हिस्ट्री में कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, याद करा हुआ कभी भी तो मैं कभी याद नहीं आएगा पेपरों में, है ना। तो यहाँ पर समझ की जरूरत है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो जैसे कि मैंने आपको अरबों के आक्रमण से बताया था, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, अरबों का आक्रमण। अरबों के आक्रमण सबसे पहले भारत पे हुआ था। ये भारत की बात हो रही है, यहाँ भूल जाओ किसी और चीज की बात हो रही है। यहाँ पर हो रही है मध्यकाल की बात और भारत की बात हो रही है, ठीक है। तो अरबों का आक्रमण सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में। अरबों का आक्रमण बात हो रही है यहाँ पर, अरबों के आक्रमण की, ठीक है। जो कहां से आए थे? वो ईरान से आए थे। देखो ये कोई नहीं बता, ईरान से आए थे गजनवी, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। वो राजधानी कहाँ थी? वो अफगानिस्तान में थी, ठीक है। या उससे टच थी उसकी सीमा रेखा, ठीक है, पर आप अफगानिस्तान याद रखें। और चलते हैं अब आगे। सबसे पहला आक्रमण किसका था? ये देखो 711 में किसका था? अब्दुल्ला। उसके बाद आया बुंदेली। इन दोनों के देखो इन दोनों के बस आपको नाम याद रखने हैं। जो असफल आक्रमण थे ये हमें कौन राइटर बताता है? राइटर के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन एक और बार मैं इस राइटर के बारे में आपको याद दिला देता हूँ। हरिश्चंद्र एक राइटर थे, उन्होंने बताया था। वर्मा, शायद इनके सरनेम वर्मा था, इतना मेरे को आई थिंक याद नहीं आ रहा, लेकिन हरिश्चंद्र एक राइटर थे। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि कैसे सबसे पहले 711 में भारत पर आक्रमण हुआ सिंध की तरफ से, जहां पर सबसे पहले आक्रमण 711 में अब्दुल्ला और उसके बाद बुंदेल 711 में असफल आक्रमण रहे। और 712 में मोहम्मद बिन कासिम आते हैं जो सिंध पर आक्रमण करते हैं। और उस टाइम जो शासन कौन सा राजा कर रहा होता है? तो दाहिर उस टाइम शासन कर रहा होता है, ठीक है। तो इनका अरबों के सबसे पहला सफल आक्रमण कौन सा होता है? 712 में मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। देखो हम यहाँ पर समझ पे फोकस कर रहे हैं, ये नहीं कि आपको पहली पेड़ उगा दिया ना, हम पहले जड़ पे काम कर रहे हैं, उसके बाद आगे डिटेल में बताएंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट कुछ नहीं बताते। हमारी स्टडी जोन की पूरी प्रैक्टिस रहती है कि आपको बिल्कुल डिटेल में बताया जाए, ये नहीं ऊपर ऊपर से बताया जाए। देखो मैं मानता हूँ आपको 12th में पढ़ी थी आपने, 9th में भी पढ़ी थी, 11th में भी पढ़ी थी, लेकिन बच्चा भूल जाता है ना, तो इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाता। तो कोई नहीं, हम आपको रिकवर कराएंगे और छोटी छोटी बात याद दिलाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो जब हम अपने हमारे टाइम जब हम पढ़ते थे ना, हमारे समय था जो, तो हमें एक ऐसा ट्यूशन टीचर पढ़ाता था जो बिल्कुल बेसिक चीज में काम करते हैं। उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, उनका नाम था विक्की सर। तो बहुत अच्छी वो हमें मतलब हर चीज का ज्ञान देते थे। ये नहीं कि हम आर्ट्स के बच्चे हैं तो हमें आर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। हम सब चीज ही पढ़ते थे उनके टाइम पे, और वो हमें सब चीज पढ़ाते थे, और हम 100% वहां पर रिजल्ट अपना स्कोर उनको दिखाते थे। तो ये सब हमारे जो ये नहीं कि सारा मैटर आप पे डिपेंड करता है, नहीं, जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है उसका भी इसमें मैटर रोल करता है, ठीक है। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर अरबों की बात होगी, पूरी अरबों की बात होगी यहाँ पर। गजनवी, अब गजनी वंश के बारे में हम पढ़ना है। गजनी वंश कौन था? मामूली सी बात, तुर्क पे शासन करते थे। कौन थे? गजनवी। देखो मैंने आपको क्या बोलते हैं, मैं इतनी भावनाओं में बह गया कि मैंने आपको गलत बता दिया। देखो शुरू से स्टार्ट करते हैं। अरबों का आक्रमण सबसे पहले 711 में अब्दुल्ला ने करा। 711 में बुंदेल ने किया, वो असफल रह गया। फिर मोहम्मद बिन कासिम आए, उनका उद्देश्य क्या था? धन लूटना, ये सब करना है। इनका ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया, ठीक है। तो उस टाइम उस टाइम सिंध पर कौन राज कर रहे थे? तो दाहिर एक शासक थे, वो राज कर रहे थे। उनको पराजित करके मोहम्मद बिन कासिम जीत हासिल करते, ठीक है। सबसे पहले सफल आक्रमण किसका था? 712 में मोहम्मद बिन कासिम का। अब आते हैं
गजनी वंश के बारे में पढ़ते हैं। ये तुर्क का सबसे पहला आक्रमण था, ये ईरान से आए थे, ठीक है। एक गजनी वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली राजधानी अपनी गजनी को बनाया था, जो अफगानिस्तान से सीमा रेखा जिसकी मिलती है, ठीक है। नहीं तो अफगानिस्तान ये आप मान लीजिए, मैंने पहले अफगानिस्तान मैंने आपको उनकी राजधानी बता दिया था, अरब होगी, ठीक है। तो ये तुर्क शासक की थी, ठीक है। सबसे पहले जो गजनी वंश की स्थापना किसने की थी मैं आपको बता देता हूँ, वो लप्तगीन ने की थी, इसकी जो अपने पूर्व के राजा के दास थे, ठीक है। इन्होंने राजधानी 932 में बनाई थी गजनी को, जो अफगानिस्तान पे था, ठीक है। अब भारत पे पहला तुर्क का आक्रमण किसने किया, तो देखो जो लप्तगीन था इन्हें तो स्थापना की थी किसने, गजनी वंश की, ठीक है। तो जो सुबुतगीन था, जैन का दवान मान लो या इसका दास मान लो, ठीक है, उसने सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण करके जयपाल को हराया था। और भारत में पहली बार प्रवेश किसने किया था, जो सबसे पहले जो शासक थे वो थे सुबुतगीन कौन थे, तो अल्तगीन का दामाद या दास कह लीजिए, ठीक है। गजनी वंश के थे, तुर्क शासक थे, ठीक है। ये अरब की बात नहीं हो रही, अरब मैंने आपको ऊपर बता दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुबुतगीन के दो बेटे थे, इस्माइल और गजनबी। तो यहाँ पर ओवरव्यू क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। एक मिनट, देखो जब आपकी सब आंखों के सामने रहता है ना, तो आपको आसानी होती है पढ़ने में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो उसके दो बेटे थे, गजनवी और इस्माइल। तो इस्माइल को, तो जो सुबुतगीन था वो इस्माइल को अपना अधिकार देके गया था, लेकिन इस्माइल इतना योग्य नहीं था, तो गजनवी ने गद्दी संभाली, ठीक है। गजनवी का शासन, मैंने आपको इन सब के बारे में बता दिया, इन्होंने 2 उपाधि धारण की थी, मैंने सब बता दिया। अब हम बात करते हैं गौरी के मामले में। गौरी के मामले में मैंने आपको आई थिंक बता दिया है ना, नहीं बताया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्थानी वंश, इसका असली नाम क्या है, संस्थानी वंश, इसे हम संस्थानी वंश के नाम से जानते हैं। इसके स्थापक कौन थे, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके जो स्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन हसन। इसके 5 बेटे थे, जिसमें से थे एक शाहुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो ये सारा ओवरव्यू हमें 4 बेटों के बारे में नहीं पढ़ना, हमें खाली मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उनके जो भी उनका युद्ध था है ना, कितने युद्ध करे, क्या कहाँ पर उन्होंने जीत हासिल। तो इसके 5 बेटे थे, जो सब में योग्य था मोहम्मद गोरी था, जिनने भारत पर विस्तार का सोचा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, जो आपको नहीं पता हुई। देखो जो गजनवी था ना, उसका उद्देश्य अलग है और गोरी का उद्देश्य अलग है, बस एक ही उद्देश्य अलग है, बाकी सेम ही है। जो गजनवी या गजनी था, मोहम्मद गजनी या गजनवी, तो उसका उद्देश्य था भारत से धन लूटना, राज्य विस्तार नहीं करना, ठीक है, और मध्य एशिया को पावरफुल बनाना, ठीक है। और वहीं पर गोरी का उद्देश्य था भारत पर विस्तार करने का। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो उसके 5 बेटे थे, इसमें से था एक गोरी, ठीक है। अपन मोहम्मद गोरी की बात हो रही है, उसका पूरा नाम क्या था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है। प्रथम आक्रमण उन्होंने कब किया, सबसे पहले आक्रमण उन्होंने 1175 में किया, वो भी मुल्तान पर। मुल्तान कहाँ है पता नहीं आपको, चलो मैं बता देता हूँ, मैप बनाता हूँ, 1 मिनट यार, ये ना, हाँ देखो ये है हमारा भारत। देख थोड़ा सा भाई मेरे को मैप बनाना आता तो है, लेकिन इस पर थोड़ा है ना समझ जाओ। तो यहाँ पर मुल्तान है, ठीक है। यहाँ पर मुल्तान पे उन्होंने पहले क्या किया, आक्रमण किया, और वहां पर यहीं कहीं मुल्तान है। आप बस मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ, नॉर्थ की तरफ आपको मुल्तान देखने को मिल जाएगा ना, मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ, खाली आप मैप में चाहे इसकी करेक्ट डायरेक्शन देख लेना, ठीक है। तो वहां पर सबसे पहले आक्रमण करता है गोरी, फिर उसके बाद आक्रमण, यहाँ पर इनको जीत प्राप्त तो हो जाती है, लेकिन ये सोचता है कि अब और आगे चलना चाहिए। फिर आप पहुंचता है गुजरात। आपको गुजरात देखो, आपको गुजरात मैप में बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप भारत के मैप को जानते होंगे, है ना। तो गुजरात आपको पता होगा मैप में कहाँ पर है, ठीक है। जो आपको नहीं पता, जो आपको अटपटे से नाम लग रहे, उसको मैं साथ के साथ बताता चलूंगा, ठीक है। तो 1178 में गुजरात पर इन्होंने आक्रमण किया गोरी ने। तो यहाँ पर इन्हें पराजय मिली। उस टाइम कौन यहाँ का शासन कर रहे थे, तो नागभट्ट, जो राजपूत वंश के ही वंशज थे, उन्होंने तो वो वहां पर राज कर रहे थे, उनका नाम था नागभट्ट, जिन्होंने गोरी को पराजय कर दिया। फिर भाई गोरी दोबारा प्रयास करता है, यहाँ से उन्हें सिंध से आक्रमण किया था। और दूसरी जब जो वो करेगा, देखो वो अपना जो क्या बोलते, जो तीसरा आक्रमण करेगा वो डायरेक्शन बदल देगा। देखो मैं बता देता हूँ आपको, सॉरी स्थान बदल देगा, है ना। उसने तीसरा आक्रमण किया, तो उसको जानते हैं हम
किसके नाम से? प्रथम तराई का युद्ध, जो कब किया था? तो उनके सामने किसका सामना था? तो यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय के साथ उनका युद्ध हुआ। तो इसमें भी उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ता है। फिर गौरी दोबारा आते हैं पुण्य, है ना। तो अब वो कहाँ से आक्रमण करते हैं? पंजाब से आक्रमण करते हैं। तो जो द्वितीय तराई का युद्ध है, देखो प्रथम तराई का युद्ध कब हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। तो 1191 में हुआ था, ठीक है। उस टाइम कौन राज कर रहा था? तो पृथ्वीराज तृतीय वहां पर राज कर रहे थे, जो चौहान वंश से संबंधित थे। फिर द्वितीय वर्ष 92 में हुआ है ना, 1192 में। तो जो 1192 में देखो, जो पृथ्वीराज था वो गौरी को हल्के में ले गया। उन्होंने बोला कि इसको तो मेरे सैनिक ने हरा दिया, तो ये हमारा क्या उखाड़ पाएगा ना। ऐसी कुछ मैं थिंकिंग है, मैं बता रहा हूँ थोड़े मजाक वे में, लेकिन जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर गौरी जीत जाता है और अजमेर और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लेता है। अब उसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम राज्य की स्थापना करना थी। और फिर उसका अंतिम युद्ध था, जो था चंदेरी का युद्ध, ठीक है। मैं बता देता हूँ, देखो जो पृथ्वीराज तृतीय था, जो चंदेर के राजा थे, उनकी बेटी को भगा के ले आए थे, इसलिए वहां के राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया। और जो राजपूत काल में जो कमावेशी देखने को मिलती है ना, वो ये थी, आपस में ही भिड़ते थे और एक दूसरे का साथ नहीं देते थे ज्यादातर, ठीक है। तो वहां पर पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया। फिर वो पहुंचे चंदेरी के युद्ध में, जो 1194 में हुआ। ये कन्नौज में हुआ था, है ना। तो यहाँ पर भी उन्होंने जीत हासिल की। यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय उन्हें बचाने नहीं आए, और बाकी साम्राज्य जो पृथ्वीराज तृतीय से जुड़े हुए थे वो भी इनको मतलब हेल्प करने नहीं आए थे, ठीक है। अब एक चीज आप नोट कर लीजिए, देखो ये एग्जाम में पूछा ना जाए, लेकिन कॉम्बिनेशन पेपर में पूछा जाएगा, और आपके आंसर को अच्छा बनाने में आपके साथ खड़ा रहेगा, और आपको लिखने में भी बहुत हेल्प होगी। देखो ये चीज आप लिखते हो तो चेकर को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो गौरी ने जो सिक्का चलाया था, है ना, जो सिक्का चलाया था उसमें माता लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी, ठीक है, और चलाया था। और ये जब वो युद्ध जीत गया था, उसने फिर गौर प्रदेश में आक्रमण किया। देखो गौर प्रदेश में आक्रमण किया, और ये उसका लास्ट आक्रमण था, जो 15 मार्च 1206 में हुआ था, जो अंतिम आक्रमण था, ठीक है, गौर प्रदेश में किया था, ठीक है। और यहाँ पर उन खक्कर जनजाति ने उनका विनाश कर दिया, मतलब उनको खत्म कर दिया था, ठीक है, उनको मार दिया था उस टाइम। जो 3 युद्ध जीते पृथ्वी तृतीय से, है ना, चंदेरी का, तो इसमें सब में बड़ा योगदान कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी का था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इनमें सेनायक बहुत अच्छे सेनायक थे, ठीक है। इन दोनों का देखो मैं खुद ही क्यों कम बता रहा हूँ इन दोनों के मामले में। तो इन दोनों के मामले में ना आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी इनके आपको जानने की जरूरत नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना, इतना जान लिया तो आपने, फिर आपके क्या माइंड में बैठेगी नहीं बात। देखो मैंने आपको 3 युद्ध बताए। प्रथम इन्हें कहाँ पर गया? मुल्तान पर। फिर गुजरात पर नागभट्ट उस टाइम शासन कर। प्रथम तराई का युद्ध अजमेर में पृथ्वीराज जो शासन कर रहे थे, है ना, चौहान वंश, है ना, वहां पर इन्हें राज्य मिली। और फिर द्वितीय तराई का युद्ध यहाँ पर ये जीत गए थे। फिर चंदेरी का युद्ध, फिर लास्ट जो इनका आक्रमण था वो कहाँ पर था? गौर प्रदेश में। वहां पर खंकर जनजाति जो इनके दुश्मन माने जाते हैं, या इन्होंने जब ये आ रहे थे, इन्होंने इनका सामान लूट लिया था, इनको बिल्कुल कंगाल कर दिया। तो इन्होंने योजना बना ली थी कि इस बार तो इसका काम बैठा देंगे, तो इन्होंने ऐसा ही करा, इनको मार दिया, ठीक है। वहां पर 2 सेनायक दिल्ली, जब ये गौर प्रदेश लौट रहे थे, जब इनके साथ खक्कर जनजाति ने इनको मार दिया था, तो 2 सेनायक भारत में थे, जब कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी दोनों ये दिल्ली में राज नहीं कर रहे थे। ये सेनायक थे, इनको छोड़ के गए थे कि आप दिल्ली की देखभाल संभालिए, है ना, बागडोर अब आपके हाथ में। और ये वहां से चले गए। तो यहीं से बस सनातन काल को स्थापना हो जाती है। कौन कर देते? कुतुबुद्दीन ऐबक सनातन काल की स्थापना कर देते हैं। और सबसे पहले कौन सा वंश आता है? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? तो ये किसके गुलाम थे? गौरी के गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इनका पूरा नाम मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और आगे चलते हैं हम। देखो आप सीधा समझिए, इसमें कोई जानने का कोई बड़ा वो नहीं है कि बवाल की आप समझ नहीं पाओगे। देखो सीधा समझे, 3 आक्रमण करे, कुछ में से असफलता मिली और कुछ में सफलता मिली, ठीक है। 2 सेनाएं छोड़ दिए, कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो जो भारत पे सेनायक थे, जो भारत की देख रेख कर रहे थे, वहीं पर इनको पता लगता है कि गौरी का काम तमाम हो चुका है।
तो यहीं से फिर कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना कर देता है, वहीं से सनातन काल की स्थापना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उससे पहले राजपूत जो वंश इनके समकालीन थे उनके बारे में पढ़ते हैं। 7वीं और 12वीं सदी की बात, 7वीं और 12वीं सदी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर राजपूत वंश के बारे में बात करेंगे। पूरे राजपूत की संख्या कितनी थी, तो 36 इनकी संख्या बताई जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है ना, आपको डिनोट कर रखा। 36 इनकी संख्या थी। कैसी थी मैं बता देता हूँ। देखो, भारत पर जो हिंदू धर्म है, जो लास्ट शासक थे वो थे हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राजवंश भारत में फैल गए, उन्हें हम राजपूत वंश बोलते हैं और उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो कितने थे? सूर्य, यहाँ पर 4 प्रमुख राजपूत वंश बताए हुए हैं। ठीक है, जो सूर्यवंश कौन थे? राजपूतों के बारे में बात हो रही है, लेकिन जो इनकी संख्या मैं बता देता हूँ। और अलग अलग राइटर अलग अलग वाणी बोलते हैं, उनको छोड़िए, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। जब हम डिटेल से बात करेंगे, जब इनके बारे में जान लेंगे। देखो, जो सूर्यवंश थे वो 10 थे, और जो चंद्रवंश थे वो 10 थे, और जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे वो 4 थे, और जो ऋषि वंश थे, ऋषि संबंध रखते थे, है ना, वो 12 थे। तो उनकी टोटल कितनी होगी? 36 हो गई। ठीक है, मैं 36 आपको नोट कर रखे ऊपर। और प्रमुख राजपूत वंश के बारे में बता देता हूँ मैं। पहले थे, एक मिनट, नोट कर गया, करंट सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ये रहे, पहले तो गुज्जर प्रतिहार, ठीक है, चौहान, परमार, और जो मलवा पे कर रहे थे, मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में। चालुक्य, है ना, सोलंकी, है ना, चंदेल, ठीक है, और सिसोदिया और गढ़वाल, ये कन्नौज पे राज कर रहे थे। तो इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर आते हैं, अब देखो, कुतुबुद्दीन ने सल्तनत काल की स्थापना कर दी। तो सब में पहले किसकी की थी? गुलाम वंश की। फिर आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, फिर समकालीन। जो इनके समकालीन का मतलब क्या होता है? जो इनके समान चल रहे हो, है ना, तो उसके विजयनगर भक्ति सूफी आंदोलन। ठीक है, फिर इनके बाद जब ये सब खत्म हो जाता है तो आता मुगल वंश। देखो, सनातन काल कहाँ से कहाँ तक चला? तो 1206 से 1526 तक चला। ठीक है, फिर उसके बाद 1526 से ही 1857 में ये पूरा खत्म हो जाता है मुगल काल भी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और उत्तर मुगल काल के बारे में आपको पढ़ना होगा। इतना आपको नहीं पढ़ना है, वो आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना होगा ना। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो, सबसे पहले बाबर आया, तोफ का इस्तेमाल करा उसका बेटा, फिर हुमायूं, फिर शहंशाह सूरी और हुमायूं के बीच चक्राव होते हैं। एक बार शहंशाह सूरी हुमायूं को भगा देता है, फिर हुमायूं दोबारा जाता है, फिर शहंशाह सूरी को हराता तो नहीं है, दोबारा राज कर लेता है। फिर अकबर आता है ना, हुमायूं का बेटा, फिर चिश्तियों के बारे में आपको पढ़ना है, फिर जहांगीर आता है, फिर शाहजहां आता है, फिर औरंगजेब आ जाता है। इसके बाद हमें उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में औरंगजेब की आपको नीति जाननी होगी, और इल्तुतमिश के बारे में भी आपको विस्तार से जानना होगा, जो कहाँ पढ़ते, जो आपको सनातन काल में पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। और मैं इनके जैसे कि गुलाम वंश है ना, पूरे में आपको जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में बताऊंगा, उनके साथ डिटेल में जो इनकी प्रमुखता है, वो प्रमुख पॉइंट आपको मैं साथ के साथ बताता रहूंगा। और इस दोनों पे आपको देखो थोड़ा याद कर लेना है। इन संशानी वंश और अरबोगाकर्म, तुर्काकर्मण और गौरी के मामले में आपको थोड़ा ये बस ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए। जो आपको फुल डिटेल में जानना पड़ेगा वो राजपूत वंश और सनातन काल और मुगल काल को आपको बिल्कुल टोटली आपको जानना होगा। ठीक है, और आप इसको पॉज करके आप इसको उतार भी सकते हैं अपनी कॉपी में ना, जो आप अपने लिखकर इसको रोज देखते रहो, जिससे आपको याद भी हो जाएगा। और चाहो तो आप इन राजपूत के वंश जो इनकी डेट वेट है ना, कहाँ से कहाँ तक चले, तो आप उनके साथ भी लिख सकते हो एक बड़ा सा पेपर लेके। तो मैंने आपको ये ओवरव्यू जो बताया है, ये आपको बताया कि कैसे पढ़ना है और क्या क्या कौन से स्टेप बाय स्टेप क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें, है ना, फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दें।